वो है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। कौन सा टॉपिक चल रहा है? लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। एग्जैक्टली कंपनी क्या होने वाली है इसमें, ये टॉपिक में कंपनी एग्जैक्टली क्या होने वाला है? द कंपनी विल बी क्लोज डाउन, व्हाट वी कॉल liquidated. Asset will be sold, liabilities will be paid. By chance any money left, then they will be returned to shareholders. That is winding up or the liquidation. ये हमारा टॉपिक है. सो वेल एग्जैक्टली होने वाला क्या है? वंस वाइंडिंग अप प्रोसेस स्टार्ट्स, एक पर्सन को हमको इंचार्ज बनाना पड़ेगा कि यू हैव टू टेक नो चार्ज. हाँ वो आया है आता मुला नाही आहे ना. वो आया है. One person will be appointed in charge of selling the assets, paying the liabilities, money will be returned back to shareholder. वो आदमी को बोलते हैं हम ऑफिशियल लिक्विडेटर और लिक्विडेटर. अच्छा, जब लिक्विडेटर अपॉइंट होगा ना तो डायरेक्टर्स को बोलेगा मुझे इंफॉर्मेशन तो दो कि व्हाट असेट यू हैव, व्हाट प्राइस कैन यू एक्सपेक्ट, व्हाट आर द लायबिलिटीज टू बी पेड. तो who will give that information to whom? Obviously directors will give that information to the liquidator. तो वो जो स्टेटमेंट डायरेक्टर बना के देगा, दिस आर माय एसेट्स, लिस्ट ऑफ एसेट, दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग टू रियलाइज, द लायबिलिटीज टू बी पेड. ओके, तो उसको बोलते हैं, वो स्टेटमेंट, वो लिस्ट को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर. And thereafter liquidator will actually start selling the asset. Sometime all the asset can be sold together very easily. Sometime it may take 1 to 3 years to sell the assets and pay off the liabilities. Okay, for every year, abhi kaise annual report company from the side of company goes to shareholder, that time annual statement of account will go to the shareholder from the liquidator. And once everything is completed, final statement of accounts will go to the shareholder from liquidator. We as a student have to prepare 2 or 3 things. ठीक है, वो क्या 2 or 3 things है हम लोग लिखते हैं. तो अभी मैं कुछ नोट्स लिखाना स्टार्ट करता हूं, आप भी लिखना स्टार्ट करिए. ठीक है, चलिए, ये हमारा टॉपिक का नाम है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज. क्या है टॉपिक का नाम? लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज. यू ऑल्सो स्टार्ट, आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग. कुछ लिखना स्टार्ट करें. लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज. ठीक है, तो what different way we liquidate or wind up the company? Mode of winding up. हम किस अलग अलग रीजन से, मेथड से हम कंपनी को लिक्विडेट करने वाले हैं. ओके, सो पहला है ऑन इनएबिलिटी टू पे डेप्ट. कंपनी यू नो टेक्निकली हम बोले तो इंसॉल्वेंट हो रही है, इन द सेंस वो उसके पास पैसे नहीं है अभी देने के लिए. तो जो वाइंडिंग अप होगा वो होगा अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी. कोड और उसके जो भी रूल्स रेगुलेशन है फॉलो करने हैं. कब आई ये? जब कंपनी इज नॉट इन ए पोजीशन टू पे मनी. फिर ग्राउंड्स अदर देन इनएबिलिटी टू पे डेप्ट. दूसरे कोई ग्राउंड है बट अदर देन इंसॉल्वेंसी टाइप के. तो ये होगा
कंपनीज एक्ट के हिसाब से, कंपनीज एक्ट 2013 विथ उसके कोर्ट रूल्स बनाए गए हैं। फिर वॉलंटरी वाइंडिंग अप, हम खुद ही डिसाइड करते हैं, कंपनी मैनेजमेंट, अपने को कंपनी मैनेजमेंट शेयर होल्डर कि हमको ये कंपनी बंद कर देनी है। वॉलंटरी वाइंडिंग अप फ्रॉम अप्रैल 1 अप्रैल से, हमको 1 अप्रैल लिखने की भी जरूरत नहीं है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, with voluntary liquidation process regulations। ठीक है। सो आप लिख रहे हो इतना। So what are the different ways company can be wound up? What is the meaning of the word inability to pay debt? अरे भाई, we have taken a loan, we are not able to pay, तो पता है वो जो सामने वाला है ना, he can go to the respective legal authority and ask for insolvency, तो वो insolvency bankruptcy code में होने वाली है। Grounds other than inability to pay debt तो फिर कंपनी एक्ट में है, एंड वॉलंटरी वाइंड अप भी बैंक्रप्सी कोड में है। ठीक है। इन ऑल द सिचुएशन अब होगा क्या? इन ऑल द सिचुएशन we have to make somebody as an in charge for selling the assets and paying the liability. He is known as liquidator। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लिक्विडेटर। ठीक है, स्टार्ट करें आगे, आप भी लिख लो इतना। सो लिक्विडेशन मीन्स disposal of assets and liabilities due to winding up। Due to winding up। Process of liquidation। Number one, once initial legal formalities over, appointment of liquidator। लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा। फिर लिक्विडेटर wants information from company, obviously about assets, liability and all। So director prepares information about assets, liabilities, etc.
known as statement of affair. फिर क्या होगा? फिर क्रेडिटर शेयर होल्डर की मीटिंग बुला के लिक्विडेटर अप्रूवल ले लेता है। कि भाई मैं एसेट लायबिलिटी बेचने के वगैरह का कार्यक्रम चालू कर देता हूं। एक्चुअल लिक्विडेशन बिगिंस, मतलब कि एक्चुअल एसेट लायबिलिटी बेचने का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। फिर when liquidation not completely over, is not completely over, when liquidation is not completely over, तो क्या होगा? एवरी ईयर liquidator annual statement of account, एंड जब पूरा लिक्विडेटर खत्म हो जाएगा तो लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। एज ए स्टूडेंट we are asked to prepare number one, statement of affairs, liquidator, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी। ये देखेंगे हम क्या क्या है, हमको क्या नहीं है। लाइक वी डोंट हैव टू स्टडी व्हाट एनुअल स्टेटमेंट, मतलब एवरी ईयर जो स्टेटमेंट देगा ना अंटिल द लिक्विडेशन इज ओवर, वो नहीं करना है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या है? अरे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज ए इंफॉर्मेशन। क्या है वो? इंफॉर्मेशन। हु विल गिव टू हु? डायरेक्टर विल गिव टू द लिक्विडेटर अबाउट द असेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, एंड सो ऑन। एंड लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट कब पिक्चर में आता है? अरे व्हेन कंप्लीट ऑल द असेट्स आर लायबिलिटीज आर पेड, तो फाइनल खत्म, इसके बाद कुछ नहीं बचा है। बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी क्या होता है? वो शेयर होल्डर होते हैं कि सपोज कंपनी का कुछ पार्टली पेड अप शेयर्स है, कंपनी को और पैसे की जरूरत है, तो शेयर होल्डर से कॉल करके पैसा मंगा सकते हैं, तो शेयर होल्डर्स आर फाइनल कॉन्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, तो अब चलते हैं, हम लोग को अभी एक के बाद एक पढ़ाई स्टार्ट करनी है। पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर पढ़ेंगे, उसके बाद लेट्स स्टार्ट। क्या आपने इतना लिख दिया? जो लोग लेट आए हैं, अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। इफ यू कम लेट, टेक द स्क्रीनशॉट। ले लिया? ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी गुड, चलिए चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। इसका फॉर्मेट कंपनीज कोर्ट रूल्स में दिया गया है। कहां दिया गया है? कंपनीज कोर्ट। ओके, दिस इज अ स्टेटमेंट
of assets and liabilities and it is prepared by directors for giving information to आपका तो नहीं लेक्चर नहीं अभी चालू हो गया अच्छा कौन सा स्टैंडर्ड में SYB अच्छा तो बच्चे नहीं एक भी नहीं होंगे ना वहाँ भी बच्चे नहीं होंगे ना So this is a statement of assets and liabilities and it is उनको बोलो सब लेक्चर अटेंड करो नहीं तो लोग डेंजर जोन में है This is a statement of assets liabilities but by directors for giving information to liquidator of a company. इसका फॉर्मेट है और वो हमको क्वेश्चन के हिसाब से बनाना होगा फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ठीक है फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तो अभी आंसर लिख रहा हूं ये आपको फॉर्मेट याद रखना है इन द मैटर ऑफ डैश लिमिटेड हम एक्चुअल फॉर्मेट पढ़ाई कर रहे हैं ओके हम एक्चुअल पढ़ाई कर रहे हैं देखो आपको टेक्निकली ऐसी 3 कॉलम जाएगी आपको ऐसे एक लेफ्ट साइड मार्जिन हो गया एक आपका राइट साइड मार्जिन हो गया और बीच में पर्टिकुलर्स ठीक है सो टेक्निकली आपके पास ऐसे 3 कॉलम है आपको फॉर्मेट सीखना भी है याद भी रखना है एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू क्या है ये एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू ठीक है हम क्या बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ठीक है फिर है लिस्ट ए व्हाट इज लिस्ट ए assets not specifically pledged assets not specifically pledged कहां भी मॉर्गेज प्लेज नहीं किया है जैसे कि कैश एंड बैंक डेटर्स yes, स्टॉक और जो भी एसेट है कॉल सिनेरियो etc. Call scenario realizable value. Okay. Assets not specifically placed और उनका एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू लिखना है मुझे जो भी एसेट है ना मुझे तो उसकी एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू लिखनी है ये जितने भी एसेट है ना उसका लिस्ट है और बाजू में रियलाइजेबल वैल्यू बुक वैल्यू नहीं रियलाइजेबल वैल्यू ये हो गया लिस्ट है
फिर आएगा लिस्ट बी। लिस्ट बी किसके बारे में है? असेट्स specifically pledged, asset specifically pledged, assets estimated realizable value, secured creditors, deficiency। देखो लिस्ट है जो असेट कंपनी में मॉर्गेज प्लेज हाइपोथिकेशन वगैरह नहीं किया है, दूसरे में किया है, तो यहाँ असेट्स के नेम लिखेंगे, उसकी रियलाइजेबल वैल्यू लिखेंगे, उसमें से कितना पे करने वाले हैं, और यदि रियलाइजेबल वैल्यू कम है, इफ द रियलाइजेबल वैल्यू इज लोअर, तो पता है डेफिशिएंसी आ जाएगी। ऑब्वियसली ना, रियलाइजेबल वैल्यू कम है तो डेफिशिएंसी आ जाएगी। और सपोज रियलाइजेबल वैल्यू ज्यादा है तो सरप्लस आ जाएगा। रियलाइजेबल वैल्यू ज्यादा है तो सरप्लस होगा, रियलाइजेबल वैल्यू कम है तो डेफिशिएंसी होगा। फिर हम यहां दे देंगे समरी दोनों की, समरी ऑफ ग्रॉस असेट्स। ये फॉर्मेट है और हमको याद रखना है, याद रह जाएगा। समरी ऑफ ग्रॉस असेट मतलब assets not specifically pledged or assets specifically pledged। ये जस्ट समरी है। ये फिगर कहां से लाएंगे? ये फिगर कहां से लाएंगे? जो असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड है ना, वो फिगर इधर से आया है, और इधर से। और स्पेसिफिकली प्लेस्ड है ना, वो यहां से आया है। ठीक है। अब आ जाएगा अमाउंट अवेलेबल फॉर मीटिंग क्रेडिटर्स। जो है ना टोटल, ये पैसा हमारे पास अमाउंट अवेलेबल फॉर मीटिंग क्रेडिटर्स। इतना करने के बाद हम लोग एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहां से यहां तक अमाउंट अवेलेबल। तो ये
लिस्ट ए लिस्ट बी हुआ है, बराबर ठीक से देखिए, आपको याद रखना है लिस्ट ए लिस्ट बी। लिस्ट ए में है असेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, एक मिनट, हाँ 1 minute, हाँ। Can you see this? देखो यहाँ से स्टार्ट होता है फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। इन द मैटर ऑफ डैश लिमिटेड पर्टिकुलर्स एंड एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, लिस्ट ए है असेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, कैश, बैंक, डेटर्स, स्टॉक, कॉल सिनेरियोस एंड सो ऑन। लिस्ट कॉल सिनेरियो भी असेट है कंपनी के लिए क्योंकि वो पैसा मिलने वाला है। लिस्ट भी असेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, नेम ऑफ द असेट्स क्या हम लिखेंगे, उसकी रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, उसकी अमाउंट कितना है, पेएबल, सिक्योर्ड क्रेडिटर माने पेएबल। बाद में सपोज रियलाइजेबल वैल्यू कम है तो डेफिशिएंसी होगा, एंड रियलाइजेबल वैल्यू ज्यादा है तो सरप्लस होगा। सरप्लस है तो बाहर की कॉलम में, डेफिशिएंसी है तो इनर कॉलम में। फिर ये दोनों की समरी लिखा, असेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड से कितना पैसा आएगा, स्पेसिफिकली प्लेस्ड से कितना आएगा, क्योंकि वो टोटल अमाउंट हमको अवेलेबल है ना, टोटल अमाउंट हमको अवेलेबल है फॉर पेइंग वेरियस पीपल, सो वी कॉल देम ए क्रेडिटर। चलिए अभी इसी को स्टेटमेंट आगे बढ़ाना है, यही स्टेटमेंट को हम अभी आगे बढ़ा है। Gross liability and liabilities. Okay. Amount paid for creditors having fixed charge। यह हम नहीं लिखते हैं। फिक्स चार्ज क्या होता है पता है, कि मैंने लैंड बिल्डिंग मॉर्गेज के बैंक लोन लिया तो फिक्स चार्ज है, फिर वो लैंड बिल्डिंग ही बैंक बेच सकती है, बैंक कैन नॉट सेल अदर असेट। फिक्स चार्ज मींस वो पर्टिकुलर असेट्स का चार्ज। तो उसकी जो लायबिलिटी है मैं यहाँ लिखेगा, यहाँ मैं नहीं लिखा है पता है क्यों, क्योंकि टेक्निकली वो अमाउंट ऊपर आ गया ना, अमाउंट पेड फॉर क्रेडिटर हैविंग फिक्स चार्ज हम यहाँ बता रहे हैं ना, अमाउंट पेड फॉर क्रेडिटर्स हैविंग फिक्स चार्ज हम यहाँ बता रहे हैं। तो राइट साइड में कुछ नहीं, हम अमाउंट लिखते हैं। ओके, अब आया बैलेंस, ये फॉर्मेट है बैलेंस। फिर लिस्ट सी, अमाउंट फॉर प्रिफरेंशियल क्रेडिटर। यू नो जब कंपनी बंद होते हैं विद इन द क्रेडिटर्स, सर्टन क्रेडिटर गेट्स अ फर्स्ट चांस टू गेट द मनी। जैसे एग्जाम्पल इनकम टैक्स, एक एग्जांपल दिया मैंने। ओके, तो ऑफ कोर्स हम लोग देखेंगे व्हाट आर द प्रिफरेंशियल क्रेडिटर, बट जस्ट टेलिंग यू द एग्जांपल कि
प्रिफरेंशियल क्रेडिटर, ओके, उसको जो पेएबल है वो यहां आएगा एंड अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेड यहां आएगा. लेफ्ट साइड इज लाइक ए बुक वैल्यू, लेफ्ट साइड इज लाइक ए बुक वैल्यू, राइट साइड इज एस्टिमेटेड पेएबल वैल्यू. बैलेंस, फिर लिस्ट डी, amount for creditors, having floating charge. Amount for creditors having floating charge. ओके, फ्लोटिंग चार्ज एंड फिक्स्ड चार्ज में क्या फर्क है? फ्लोटिंग चार्ज एंड फिक्स्ड चार्ज में क्या फर्क है? सुनना नॉलेज के लिए. As I gave you the example, if I take a bank loan, I take a bank loan against land and building. Then land building is a fixed charge. Except land building, nothing can be sold by the bank to recover money. But floating charge में क्या होता है? A group of assets होता है and that too they keep on changing during the course of asset. जैसे debentures are secured against current asset of say stock, debtors, example. So during the course of business, stock and debtors will keep on circulating. That's a floating charge. जब तक डिबेंचर होल्डर्स के लिए कंपनी डिफॉल्ट नहीं करते तब तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. हाँ, डिबेंचर होल्डर्स को पैसा नहीं मिला तो कंपनी को नोटिस कर देंगे कि नाउ ओनली प्लीज डोंट सेल द असेट्स, स्टॉक, डेटर्स एंड ऑल. तब वो चार्ज क्रिस्टलाइज हो जाता है, अदरवाइज इट्स अ फ्लोटिंग चार्ज. ठीक है. फिर लिस्ट की अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बचा, अमाउंट फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अमाउंट फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर. पता लेफ्ट साइड में हम लोग क्या लिख रहे हैं? टेक्निकली बुक वैल्यू लिख रहे हैं एंड राइट में एक्सपेक्टेड टू पे लिख रहे हैं. दिस इज अ लिस्ट. फिर अब कौन आएगा पता है? शेयर होल्डर आएगा. अब शेयर होल्डर आएगा. सो नॉलेज के लिए जस्ट आप लिखना मत. नॉलेज के लिए हमने बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर लिखा है वो किस प्रकार के लिखा है? क्रेडिटर्स हैविंग फिक्स्ड चार्ज, जैसे बैंक लोन अगेंस्ट लैंड बिल्डिंग. आप लिखना मत. एग्जाम्पल, बैंक लोन अगेंस्ट लैंड बिल्डिंग. फिर क्रेडिटर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज. एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं? द डिबेंचर्स. फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर. इसके अंदर दो है, एक प्रिफरेंशियल, एग्जाम्पल इनकम टैक्स, एंड अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर. तो आप ध्यान से देखेंगे. अब ध्यान से देखो, क्रेडिटर्स हैविंग फिक्स्ड चार्ज हो गया,
फ्लोटिंग चार्ज भी हो गया, प्रिफरेंशियल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर भी हो गया। तो अब क्या बचा? अब बचा अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। क्या बचा? अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। कौन बचा है? अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, वो भी आ गया। तो अब कौन बचा? तो टेक्निकली मेरी लायबिलिटी साइड खत्म हो गया, ये वाला लेफ्ट साइड इधर ही खत्म हो जाएगा अभी, नथिंग डूइंग, क्योंकि ऑल क्रेडिटर्स आर ओवर। ये सब बुक वैल्यू है क्रेडिटर्स की, ऑल द 4 क्रेडिटर हो गया। आप ध्यान से देखो ना, 4 क्रेडिटर है, क्रेडिटर हैविंग फिक्स्ड चार्ज, क्रेडिटर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, अनसिक्योर्ड प्रेफरेंशियल एंड अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अब बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स को कभी कभी कॉन्ट्रीब्यूटरी भी बोल सकते हैं अंडर सम सिचुएशन। सो नेक्स्ट अभी लिस्ट एफ, amount for preference shareholders including arrears of dividend. So preference share capital and arrears इधर लिखेंगे। अब बैलेंस देखो, लायबिलिटी का खत्म हो गया है तो ग्रॉस लायबिलिटी की कॉलम इधर खत्म हो जाती है। बैलेंस लिस्ट जी। अब बचा इक्विटी शेयर होल्डर्स। So paid up equity share capital प्लस कॉल्सिन एरिया जो हम मांगने वाले हैं उनसे है, तो रियलाइजेबल वैल्यू। सो पेड अप कैपिटल मींस एक्चुअल पेड अप, कॉल्सिन एरिया से पेड अप कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, तो ये फाइनल पेड अप कैपिटल हो जाएगा। अब ये जो फाइनल फिगर है, या तो वो डेफिशिएंसी हो सकता है क्योंकि एसेट कम है, लायबिलिटी एंड ऑल वो ज्यादा है, या तो सरप्लस भी हो सकता है। इसे बोलते हैं लिस्ट एच। क्या बोलते हैं? लिस्ट एच। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो ये हमको एग्जाम में पूछेंगे, पूछ सकते हैं कन्वेंशनल एग्जाम में, एंड हाई चांस कि एग्जाम कन्वेंशनल भी हो सकती है, वेरी वेरी हाई चांस। यदि एग्जाम कन्वेंशनल होगी तो फिर स्टूडेंट जो लोग लेक्चर अटेंड नहीं करते, आई डोंट नो उनका क्या होगा, मुझे नहीं मालूम है। वंस कंप्लीटेड सी लिखो, तो फिर हम लोग सॉम पर जाएंगे। इफ यू कंप्लीटेड राइट सी, आई सेंड। इसका पीडीएफ मैंने दिया नहीं है, टुडे आई डोंट हैव टाइम, तो देखते हैं अभी कल। Sir, क्या? if someone gets COVID during exam, कुछ नहीं, उसको मेडिकल लीव के हिसाब से उसकी जो भी री एग्जाम की प्रोसीजर होती है वो करेंगे। नॉर्मली री एग्जाम कब होती है पता है? फेलियर के साथ। सी सपोज स्टूडेंट फेल होता है तो क्या होता है? तो जैसे ही कॉलेज खुलती है ना जून में तब री एग्जाम होती है, जिसको एटीकेटी एग्जाम बोलते हैं। फिर उसमें भी फेल हो गया ना तो वो फेल हो गया, फिर सीधी नेक्स्ट ईयर एग्जाम बाद में। सो बी वेरी केयरफुल। कोविड कुछ नहीं होता है, कोविड होता है तो भी आ जाना एग्जाम देने। ऐसा नहीं है कोविड है तो अलाउड नहीं है, बट कोविड है तो इट इज समथिंग। व्हाई कोविड? कुछ भी हो गया तो क्या, व्हाई कोविड?
अदर देन कोविड भी बीमार हो गया तो क्या, सेम रूल। चलिए, लिख दिया। मैंने बोला था जो लोग ने लिख दिया सी लिखो, मेरे को तो एक भी सी नहीं आया है। अंश पूछ रहा है 24 डेज खत्म हुआ। अंश लास्ट टाइम ही खत्म हो गया था ना, छोटा सा स्टैंडर्ड था। मैंने इनफेक्ट आज भी रिपीट कर दिया, वो तो बहुत छोटा सा स्टैंडर्ड था, 1 आवर का ही था। 10 ऑफ यू सेड यू फिनिश्ड। तो देखो मैं वापस से बोलता हूँ, भाई हम कंपनी बंद करना है, उनको वाइंड अप बोलते हैं, लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाएगा, उसको इंफॉर्मेशन चाहिए कि कंपनी के पास क्या असेट लायबिलिटी है, तो उसका एक स्टेटमेंट डायरेक्टर देंगे। उस स्टेटमेंट का नेम क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो ये एग्जैक्टली हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर पढ़ रहे हैं। फिर लिक्विडेटर मीटिंग बुलाता है, क्रेडिटर शेयर होल्डर की उनसे अप्रूवल लेता है, एक्चुअल असेट बेचना स्टार्ट करता है। इफ यू कैन सेल द असेट इमीडिएटली तो अच्छी बात है। इफ इट गोज मोर देन 1 ईयर तो एवरी ईयर उसको दूसरा स्टेटमेंट देना पड़ेगा शेयर होल्डर को, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट। अभी उसका नाम है एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, और बाद में फाइनल में फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है, मुझे जो स्टूडेंट बनाना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट, बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरी, देखेंगे बी लिस्ट क्या है। सो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या है, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ असेट लायबिलिटी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्टर फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन टू द लिक्विडेटर। ये उसका फॉर्मेट है, विच कंपनी, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, और ये लिस्ट है, ऑल द असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, असेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। ठीक है, तो इतना असेट हमारे पास आएगा, क्रेडिटर के लिए अवेलेबल है। अमाउंट पेड फॉर क्रेडिटर हैविंग अ फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज किसको बोलते हैं, एग्जांपल बैंक लोन इज टेकन अगेंस्ट लैंड बिल्डिंग, वो फिक्स्ड चार्ज है, तो बैंक कैन नॉट सेलेक्ट लैंड। यहाँ नील क्यों लिखा, क्योंकि वो अमाउंट जो पेएबल है ना वो ऊपर बता दिया है इसके लिए। इधर सबकी बुक वैल्यू है, ये सब बुक वैल्यू है, ये क्या है, बुक वैल्यू है। फिर प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स, ये फॉर्मेट में है। फिर क्रेडिटर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है, द बेस्ट एग्जांपल इधर लिखना है तो एग्जांपल डिबेंचर। फ्लोटिंग चार्ज मींस सर्कुलेटिंग असेट्स होती है, जैसे डेटा स्टॉक, दे कीप ऑन चेंजिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, दैट्स अ फ्लोटिंग चार्ज। देन अमाउंट फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, फिर शेयर होल्डर्स बचेंगे, एंड फाइनल इक्विटी होल्डर्स। आंसर माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। देखो मैंने इधर लैब साइड में क्या लिखा था, द 4 टाइप ऑफ क्रेडिटर हैविंग फिक्स्ड चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज, प्रेफरेंशियल एंड अदर अनसिक्योर्ड। हाँ, प्रेजेंटेशन में फिक्स्ड चार्ज के बाद प्रेफरेंशियल है, फिर फ्लोटिंग एंड अनसिक्योर्ड है। विद दिस बैकग्राउंड अभी हम लोग कुछ और बातें लिखेंगे, विल राइट सम मोर, कुछ नोट्स लिखेंगे, कुछ नोट्स लिखेंगे सो दैट यू गेट बेटर सर एक बार क्लैरिटी। दिखा सकते हैं? या बेटा वापस बोलिए, ये नहीं लिखना, वापस बोलो क्या बोले आप, मेरे को समझ में नहीं आया। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है एट द मोमेंट। हाँ बोलो, आपने क्या बोला। हाँ कुछ नहीं सर, हो गया। ओके, अभी कुछ कुछ नोट्स लिखते हैं। नोट्स नंबर 1, दे आर मोर ऑफ एक्सप्लेनेशन, assets not specifically means which are not furnished as a security to any loan or a creditor.
Asset specifically pledged means which are given as a security to any loan. Loans having security of specific asset are called fixed charge loan. Loans having security of assets which are not specific are called floating charge loan. Example, debentures secured on floating charge of current asset. तो पता है करंट asset तो चेंज होते जाएगा. Statement of affairs is estimation done by directors. Loans include interest up to the date of winding up. Arrears of preference dividend will be included with preference share capital. Deficiency part of a loan deficiency of a loan लिखो of a loan having fixed charge is considered as unsecured creditors. इसका मीनिंग क्या है कि सपोज my bank loan against land building is 10 crore, but estimated realizable value of land building is 9 crore only. We estimated. So 1 crore will be considered as unsecured creditor. ऐसा वो तो obvious है ना. Then
gross liability is a book value. Of a liability in ledger, while for contingent liability it is the amount of contingent liability. पता है हमारे फॉर्मेट में ग्रॉस लायबिलिटी है, तो ग्रॉस लायबिलिटी इज नथिंग बट जो एग्जिस्टिंग एक्चुअल लायबिलिटी है उसकी जो हमारी किताब में बुक वैल्यू होती है ना, लेजर वैल्यू, बुक वैल्यू, उसे ग्रॉस लायबिलिटी में लिखते हैं. बट सपोज कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है तो जो भी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का अमाउंट है वो ग्रॉस लायबिलिटी में लिखते हैं. If liquidation cost or cost of liquidation or cost of investigation to be incurred in future is given in question, then as on today it is not relevant. Following are preferential creditor. Following are preferential creditor. इतना लिख दो पहले. चले. Following are preferential creditors. क्या? Number 1, dues to worker. वर्कर मतलब लेबर क्लास. For wages and all other benefits. होता है ना, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, सब कुछ. Without any limit
ये हो गया फैक्ट्री ना, मतलब वर्कर मतलब फैक्ट्री हो गया ना। ड्यूज टू एम्प्लॉय, ऑफिस क्लास, व्हाइट कॉलर जॉब बोलते हैं ना, व्हाइट कॉलर जॉब। आपका कौन सा कॉलर है? व्हाइट है तो आप ऑफिसर है, ब्लू है तो लेबर क्लास है। White. कॉलर ही नहीं है, टी शर्ट है तो जॉबलेस है। हाँ, कौन सा कॉलर है? White. आपका भी white ही है सर। आज मिक्स है मेरा व्हाइट और ब्लू। तुमको क्या लगता है? सोच के आंसर देना। चार्टर्ड अकाउंटेंट व्हाइट कॉलर जॉब में आता है कि ब्लू कॉलर? White. मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को लेबर क्लास बोलता हूँ। ठीक है, देखो अभी ड्यूज टू एम्प्लॉय, ठीक है, उसके लिए मैं ड्यूज टू एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ। उसके लिए कुछ प्रिफरेंशियल है। दे आर प्रिफरेंशियल for salary up to 4 months, only 4 months का salary, और maximum 20,000 per person, whichever is less. यू नो प्रिफरेंशियल क्रेडिट अनसिक्योर्ड है, लेकिन वो पहले पे किया जाता है। सो वर्कर का तो सब पैसा प्रिफरेंशियल है वर्कर का, लेकिन ऑफिस वाले का ओनली 4 मंथ का सैलरी और 20,000 पर पर्सन, विच एवर इज लेस। फॉर एम्प्लॉइज, अभी हम तो एम्प्लॉइज की बात कर रहे हैं, ऑल अदर बेनिफिट्स, सैलरी छोड़ के, मोस्टली वो सब रिटायरमेंट बेनिफिट है, सच एज पेंशन, ग्रेचुइटी, retirement benefits, प्रोविडेंट फंड, हॉलीडे रेम्यूनरेशन, लीव सैलरी, मतलब नो लिमिट, नो लिमिट दे आर प्रेफरेंशियल, नो लिमिट दे आर प्रेफरेंशियल। सो वर्कर का तो वैसे ही सब कुछ प्रेफरेंशियल है, नो लिमिट। एंड एम्प्लॉय का रिटायरमेंट बेनिफिट में नो लिमिट है, लेकिन जो सैलरी है उसमें लिमिट है, ओनली 4 मंथ का सैलरी और 20,000, विच इज लेस। Workman compensation is a preferential creditor. If any money is payable under Workman Compensation Act, cost of investigation, ये इंपॉर्टेंट है, 5th पॉइंट। गवर्नमेंट टैक्स ड्यू, गवर्नमेंट टैक्स ड्यू within last 12 months of winding up. देखो
ऑल गवर्नमेंट ड्यूज प्रिफरेंशियल क्रेडिटर नहीं है, हाँ, ओनली गवर्नमेंट टैक्सेस वो प्रिफरेंशियल है, दैट टू प्रोवाइडेड वो वाइंडिंग अप से बैक डेटेड 12 मंथ के अंदर ड्यू है तो ही, एकदम पुराने हैं तो वो नहीं। अच्छा, कभी कभी कोई जगह पर गवर्नमेंट है ना, वाटर सप्लाई करती है, टेलीफोन सर्विस प्रोवाइड करती है, तो टेलीफोन बिल नहीं भरा, वाटर बिल नहीं भरा, तो वो प्रिफरेंशियल क्रेडिटर में नहीं आता है, ओनली गवर्नमेंट टैक्स प्रिफरेंशियल क्रेडिटर में आता है। सो प्रिफरेंशियल क्रेडिटर का लिस्ट खत्म हो गया। काय नको थँक्यू मॅडम। Deficiency account would be prepared if there is final deficiency or a surplus। वो लिस्ट एच है, क्या है वो लिस्ट एच। ठीक है, थर्टीन format of deficiency account list H, particulars rupees। तो स्टेटमेंट है, नाम है डेफिशिएंसी अकाउंट, बट वो एक्चुअली में स्टेटमेंट है। ये जो डेफिशिएंसी अकाउंट नाम का जो स्टेटमेंट है ना, उसके लिए कितनी लाइन लगेगी, आई टेल यू 1 2 3 4 5 6 7। मैं बोलता हूँ लीव 15 लाइन हम बाद में बनाएंगे। इतना बनाने के बाद लीव 15 लाइन अभी बनाएंगे नहीं, अभी हम सम पर जाएंगे, नहीं तो थोड़ा बोर हो जाएंगे। एक्चुअल सम करेंगे ना तो विल फील बेटर। हम एक्चुअल सम करेंगे ना, देन दैट इज बेटर। कौन स्टार्ट करे सम? लेट्स स्टार्ट द सम। थोड़ी स्पीड रखो, मुझे एक सम करना है तो यू विल अंडरस्टैंड। फॉर्मेट ऑफ डेफिशिएंसी अकाउंट हम लोग जब सम में आएंगे तब देखेंगे, अभी हम सम करेंगे। एंड इसका पीडीएफ फाइल शेयर मैं भी कल शेयर कर देगा। हाँ, इसका पीडीएफ फाइल शेयर। हैव यू कंप्लीटेड द नोट्स? तो वाई वर्ड टाइप करो। आपका नोट्स कंप्लीट हो गया है तो वाई वर्ड टाइप करो। इफ यू कंप्लीटेड द नोट्स तो वाई वर्ड टाइप करो, जल्दी जल्दी जल्दी। इफ यू कंप्लीटेड द नोट्स तो वाई वर्ड टाइप करो। अरे यार, एक भी वाई नहीं आया है। कंप्लीट हो गया नोट्स तो वाई वर्ड टाइप करो।
चले, चलिए हम लोग सम पर चलते हैं. सम नंबर 2. I'll send you this PDF tomorrow. सम नंबर 2. सम नंबर 2 पर जाते हैं और कोई सम पर जाते हैं. लेट्स सी 5 पर जाते हैं आज. 1 मिनट. Just 1 minute. सम नंबर 1 पर चलते हैं. चलो आज सम नंबर 1 पर. सॉरी, सम नंबर 1. Insol Limited is liquidated. Summarized balance sheet is appearing as under equity shares, secured debenture, land building, unsecured and creditors. पता है लैंड बिल्डिंग, इसको बोलता हूँ असेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड. असेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड क्यों? क्योंकि वो सिक्योर्ड ऑन लैंड बिल्डिंग है. डिबेंचर क्लियरली लैंड बिल्डिंग है, फ्लोटिंग चार्ज वाले डिबेंचर नहीं है. ठीक है. फिर other fixed asset, current asset, P&L. Then there is a contingent liability also. इसमें ये प्रिफरेंशियल वाले आते हैं या रिमेनिंग है. ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड contingent liability are certain to devolve. Assets are likely to be realized. मतलब contingent liability आने वाली है. लैंड बिल्डिंग है, अदर फिक्स्ड एसेट है, करंट एसेट, प्रीपेड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर. ठीक है. क्वेश्चन है, डोंट वरी. ये क्या दिया है, हम क्या करेंगे, हमें जो चाहिए उस एंगल से जाते हैं. व्हाट वी वांट, हमें जो फॉर्मेट में चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना. क्या दिया वो अपने आप मिलते जाएगा. अभी स्टार्ट करो मेरे साथ. ठीक है. हमें जो चाहिए वो अपने आप मिलते जाएगा. हम क्वेश्चन रीड करते जाएंगे. इन द मैटर ऑफ इंसॉल लिमिटेड. ठीक है. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, वो डेट 30 सितंबर था. ठीक है. अभी मेरे साथ स्टार्ट करेंगे. तो 3 कॉलम है. ये एक, फिर ये पर्टिकुलर्स है, ये अमाउंट है. ठीक है. थ्री कॉलम है. ठीक है. ऐसा 3 कॉलम है. अब चाहे तो इसको भी ऐसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इधर आ जाएगा पर्टिकुलर्स. तो ये क्या है, इधर है एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू. क्या है? एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू.
in the matter of Insol Limited. Statement of affairs on 30th September 2004. Particulars and estimated realizable value. फिर हम अपने आप सम फॉर्मेट के हिसाब से करते जाएंगे और क्वेश्चन देखेंगे हमको क्या इंफॉर्मेशन मिला है. Assets not specifically pledged. Asset not specifically pledged. उसे बोलते हैं लिस्ट है. तो अभी हम क्वेश्चन रीड करेंगे. अब हम असेट देखेंगे और देखेंगे कौन सी असेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड नहीं है. हम असेट चेक करेंगे और देखेंगे कौन सी असेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड नहीं है. ठीक है. Which asset are not specifically pledged. पहले फॉर्मेट बना लो. You require the format. चले. तो देखो असेट है. कितनी असेट है? लैंड बिल्डिंग है, अदर फिक्स असेट है, करंट असेट है. बट लैंड बिल्डिंग के बारे में देखो, डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड ओनली एंड ओनली ऑन लैंड बिल्डिंग. तो उसे फिक्स चार्ज बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं. वो फ्लोटिंग चार्ज नहीं है. बट अदर फिक्स असेट एंड करंट असेट तो नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड. सो वो आ जाएगा अदर फिक्स्ड असेट एंड करंट असेट्स. हमें क्या चाहिए? उसकी एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू चाहिए. व्हाट डू वी वांट? वी वांट एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू. तो क्या हमें एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू दिया है? हाँ. लैंड बिल्डिंग का दिया है, बट दैट आई डोंट वांट. सो आई वांट अदर फिक्स्ड असेट्स एंड करंट असेट. एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू. वी वांट एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू. लैंड बिल्डिंग का भी है, वो स्पेसिफिकली प्लेज में आएगा. ठीक है. So 18 lakh and 35 lakh. 18 lakh. 35 lakh. सर हाँ बोलो ना. एग्जाम में टाइम ना हो तो सिर्फ लिस्ट लिख दिया चलेगा? क्या क्या? एग्जाम में अगर टाइम ना बचा हो तो सिर्फ लिस्ट ए लिख दिया चलेगा? एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड वो सारा नहीं लिखा? एएसपी ना, एएनएसपी. चलिए, इधर आता है असेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड. क्या आता है? असेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड. ठीक है. तो अभी उसमें कौन सी असेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड है पता है आपको? वो असेट्स का हम नाम लिखेंगे. क्या करेंगे? वो असेट्स के नेम लिखेंगे, उसकी एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू लिखेंगे. फिर वो सिक्योर्ड क्रेडिटर कितने हैं, और सपोज डेफिशिएंसी है तो इधर बताएंगे कितना पैसा कम पड़ रहा है, और सरप्लस है तो बाहर लिखेंगे. ठीक है. डेफिसिट है तो इनर कॉलम में बताएंगे, सरप्लस है तो बाहर लिख देंगे. तो बताइए कौन सी असेट थी वो याद है? लैंड बिल्डिंग थी. और उसके सिक्योर्ड क्रेडिटर कौन थे याद है? डिबेंचर्स थे. याद है? देखते हैं. सो बताइए लैंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है और सिक्योर्ड क्रेडिटर कितने हैं? सिक्योर्ड क्रेडिटर 10 लाख है,
एंड लैंड बिल्डिंग रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है? 11 लाख। तो देखो कैसे लिखते हैं, रियलाइजेबल वैल्यू 11 लाख है और वो क्रेडिटर्स 10 लाख के लिए है, तो सरप्लस हो गया ना, सरप्लस। डेफिशिएंसी है, सपोज रियलाइजेबल वैल्यू ओनली 9 लाख है, तो डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी लिखते थे। ठीक है, अभी हम लोग लिखते हैं समरी ऑफ ग्रॉस एसेट क्या है, क्या लिखेंगे? समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स। अभी आप बोलते थे ना शॉर्टकट, ये असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, पता है वो 53 लाख के है, एंड असेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, इसको बोलते हैं समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स। बताइए फिगर में कहां से लाया हूं नॉलेज के लिए? ये वाला फिगर मैं इधर से लाया हूं, और ये 11 लाख कहां से लाया हूं? यहां से। ये कहां से लाया हूं खाली आपके समझने के लिए लिख रहा हूं, हाँ? आपको एग्जाम में ऐसा एरो नहीं बनाना है, बनाया तो भी क्या फर्क पड़ता है। ओके, तो बाय द वे हमारे पास मनी कितने हो गए हैं? मनी हो गए हैं 54 लाख। कितने हो गए मनी? 54 लाख। इसे क्या बोलते हैं? अमाउंट अवेलेबल फॉर मीटिंग क्रेडिटर्स या लायबिलिटी, जो भी बोले। क्या लिखा था मैंने पहले, वो इधर लिखते हैं, अमाउंट अवेलेबल फॉर व्हाट? मीटिंग व्हाट? क्रेडिटर्स ना। अमाउंट अवेलेबल फॉर मीटिंग क्रेडिटर्स। ग्रॉस लायबिलिटीज माने बुक वैल्यू, हाँ, और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू। चेक करो, अभी तक हमने यहां तक किया है। लिस्ट है असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज 53 लाख है, असेट स्पेसिफिकली प्लेज में लैंड बिल्डिंग है 11 लाख है, सिक्योर डिबेंचर है, फिर 1 लाख सरप्लस बचेगा, टोटल 54 हो जाएगा। ग्रॉस लेकिन 64 है, लेकिन उसमें से ऑब्वियसली 10 लाख डिबेंचर का चला जाने वाला है। ग्रॉस लायबिलिटी में क्या आता है? लेफ्ट साइड फर्स्ट कॉलम, book value of the liabilities if it is actual existing liability, otherwise contingent liability है तो वही expected value। ठीक है, अभी देखिए फॉर्मेट में, अब चेक करो अभी फॉर्मेट क्या है। अमाउंट पेड फॉर क्रेडिटर हैविंग फिक्स्ड चार्ज, वो एज पर लिस्ट भी था ना। अमाउंट of creditors having fixed charge, या नील अभी अलग से नहीं देने वाले हैं, क्योंकि 10 लाख जो है ना वो यहां लिखते हैं,
एज पर लिस्ट भी आपको लिखना है तो लिस्ट बी में था ना, यहां नहीं लिखी हूं क्योंकि उसका अमाउंट ऊपर लिखा है, लेकिन यहाँ बुक वैल्यू लिखना होता है लायबिलिटीज का। तो टेक्निकली हमारे पास अदर क्रेडिटर के लिए कितने बचे होंगे मनी? 54 लाख। अब हमारे पास इफ यू रिकल है 4 टाइप के क्रेडिटर थे, मैंने रखा है कि मिटा दिया है। उसमें फिक्स चार्ज हो गया, अब फ्लोटिंग चार्ज वाले बचे हैं, प्रीफरेंशियल बचे हैं, अनसिक्योर्ड बचे हैं। 3 लेफ्ट, फ्लोटिंग चार्ज, प्रीफरेंशियल, अदर अनसिक्योर्ड। फॉर्मेट में प्रीफरेंशियल क्रेडिटर पहले आता है, फॉर्मेट के हिसाब से प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स कम फर्स्ट। प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स कम फर्स्ट। आप सोच के आंसर देना। प्रीफरेंशियल क्रेडिटर में क्या हमारे लायबिलिटी में कोई है प्रीफरेंशियल क्रेडिटर? लायबिलिटी में तो नहीं लिखा है, क्योंकि प्रीफरेंशियल क्रेडिटर की इंफॉर्मेशन तो नोट्स में ही देंगे ना। मुझे एक प्रीफरेंशियल क्रेडिटर दिखता है, क्या आपको कोई दिखता है? मुझे एक प्रीफरेंशियल क्रेडिटर दिखता है, क्या आपको कोई दिखता है? बोलिए। एक्साइज ड्यूटी। हाँ, वो गवर्नमेंट टैक्सेस है, वो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी अलाउड है ना स्टेटमेंट में, बट वो एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट टैक्सेस है, 150 है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सो वी हैव एक्साइज ड्यूटी क्लेम। वो अमाउंट है 150। बुक वैल्यू नहीं होती है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी की, लेकिन जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी की एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो यहाँ लिखना है। सो 54 में से 150 कॉन्टिजेंट लायबिलिटी जाएगी, तो हमारे पास 50 to 50 बचेगा। अभी भी 2 क्रेडिटर बचे हैं। पता है आपको कौन 2 क्रेडिटर बचे हैं? बता सकते हैं आप? Which 2 more creditors are left? एक है तो अपना अनसिक्योर्ड। फ्लोटिंग चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज बाद में अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो एज पर द ऑर्डर पहले फ्लोटिंग चार्ज वाले आते हैं, ठीक है? एज पर द ऑर्डर पहले फ्लोटिंग चार्ज वाले आते हैं। हम तो क्या फॉर्मेट फॉलो करते जा रहे हैं, अपना दिमाग थोड़ा कम लगा रहे हैं। हम फॉर्मेट में जो लगेगा, वॉट एवर वी विल रिक्वायर एज पर द फॉर्मेट, वी विल कीप ऑन सर्चिंग द क्वेश्चन कि क्वेश्चन में कहाँ कहाँ क्या दिया है। Amount for creditors having a floating charge. हमारे प्रॉब्लम में नील है। क्या बोला? हमारे प्रॉब्लम में नील है। ठीक है, फिर कौन है? लीस्ट फ्री अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ठीक है, सोच के बोलो अभी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में कौन कौन है जो भी बचे हैं? बता सकते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में कौन कौन है? जल्दी बोलो। एक है अनसिक्योर्ड लोन, और एक है ट्रेड क्रेडिटर, ये 20 लाख, ये 35 लाख, और एक है, किसी को पता है और एक कौन है? और एक है
आपके सामने ही पूरा क्वेश्चन है और एक है, यहां तक का फुल क्वेश्चन है। बताओ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में कौन आएगा? दिस वन मोर नहीं, चेक करो। हु एल्स विल कम? कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, वो भी तो है ना, 1 लाख के लिखा है ना, ऑल कॉन्टिजेंट लायबिलिटी आर सर्टेन टू डिवॉल्व, सो 1 लाख है फॉर डिस्काउंटेड बिल। सो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, इसके अंदर एक अनसिक्योर्ड लोन, एक है ट्रेड क्रेडिटर्स, और एक है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। $56 लाख, करेक्ट। और इधर जो लिस्ट, इधर भी सामने लिख देने का 56 लाख, क्योंकि ग्रॉस लायबिलिटी माने क्या, जो एग्जिस्टिंग लायबिलिटी है ना, तो उसकी बुक वैल्यू दैट इज 35 लाख एंड 20 लाख, एंड जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है, तो फिर जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी एक्सपेक्टेड है उसकी वैल्यू, दैट्स अ ग्रॉस लायबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट। अभी क्या है, ये भी -350 हो गया, मतलब हमारे पास सेल करके 50 to 50 आएंगे, नेट ऑफ 56 तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को देना पड़ेगा, तो माइनस हो जाएगा। इनफैक्ट टेक्निकली क्रेडिटर्स खत्म हो गए, नो मोर क्रेडिटर्स लेफ्ट, नो सर मोर क्रेडिटर्स आर लेफ्ट। या बोलो। लिस्ट डी में कोई है नहीं, तो अगर लिस्ट डी ना बनाए तो चलेगा? नहीं वो चलेगा, लेकिन अभी क्या, ये फर्स्ट समय है ना, हाँ ये फर्स्ट हाँ समय तो दैट नहीं, तो आई गॉट इट सर। फॉर्मेट नहीं, या फॉर्मेट नहीं समझ में आएगा ना, इसके लिए। चलिए, अभी बचेगा शेयर होल्डर, पहला प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स। नहीं है, तो सिर्फ कौन बचा है, इक्विटी। ओके, सो लिस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, इंक्लूडिंग ईयर्स, बराबर ना, वो भी नील है। ठीक है, एंड फिर आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल है हमारे पास 25 लाख, आई थिंक सो 25 लाख है ना, या 25 लाख, इक्विटी कैपिटल 25 लाख। सो मेरी अल्टीमेटली डेफिशिएंसी हो जाएगी 2850।
बाद में सपोज एग्जाम में हमको पूछते हैं प्रिपेयर डेफिशिएंसी अकाउंट, तो वी नीड सम मोर इंफॉर्मेशन जो ये पेपर में नहीं दिया है। क्या बोला मैंने? वो पूछते हैं प्रिपेयर डेफिशिएंसी अकाउंट, तो आई नीड सम मोर इंफॉर्मेशन विच इज नॉट गिवन इन द पेपर। डेफिशिएंसी अकाउंट हम बनाएंगे जब पूछेंगे तभी। डेफिशिएंसी अकाउंट हम बनाएंगे, ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। दिस क्वेश्चन इज ओवर। अभी और एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं ना। ये क्वेश्चन 1 था। अब चेक करो कैसे दिखता है। आपकी नोटबुक तो आपके पास ऑलरेडी है। You have got the notebook with you. Check how it looks like. This one more question. 5. orally हो जाएगा 5 ना, सॉरी 4। क्वेश्चन 4। श्री चोपड़ा इज आज आपका लेक्चर है क्या? एक्सेल लेक्चर किसका भी? चोपड़ा इज अपॉइंटेड एज ए लिक्विडेटर on 1st July following machine leasehold stock book debt investment calls in area cash। देखो कॉल्स इन एरियर आप असेट में लिख के या लायबिलिटी में से लेस करते हैं, बट वो असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेड में लिखना होता है। रिजर्व फॉर बैड डेट्स, बैंक कोडी, लायबिलिटी फॉर परचेस। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। द फॉलोइंग आर रीवैल्यूड। फॉलोइंग असेट्स आर वैल्यूड एज अंडर, मतलब लगता है ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है। Bad debts of 3,000 and doubtful debts 6,000, which are estimated to realize 3,000. Bank OD is secured by deposit of title of leasehold property. So bank OD के बारे में क्या बोला है? Bank OD is secured by deposit of title deed of leasehold property. तो ये क्या हो गया? ये तो asset specifically pledge हो गया। Then preferential creditor 1,500 है। टेलीफोन आउटस्टैंडिंग रेंट 120 है। ये कुछ नहीं है, ये प्रिफरेंशियल नहीं है, कुछ नहीं है। बस क्वेश्चन खत्म। एनीवे हम फॉर्मेट के हिसाब से जाएंगे एंड एज एंड व्हेन व्हाट वी नीड विल प्रिपेयर इट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अभी स्टार्ट करो, मैं भी स्टार्ट करता हूँ। जितना होता है उतना करो, बाकी का आप कर देना, है ना। जितना होता है उतना आप करो, रिमेनिंग आप कर देना। फोर्थ सम नहीं हुआ उतना आप कर देना। आई सेंड यू क्वेश्चन एंड ऑल। In the matter of Moon Company Limited, in the matter of Moon Company Limited, statement of affairs as on date लिख देना। particulars estimated realizable value,
यार जगह नहीं है, मैंने लाइन कलर ड्रॉ किया, पेज कम पड़ेंगे। एक काम करते हैं, थोड़ा राइट साइड पर लिखते हैं। थोड़ा राइट साइड पर बना रहा हूं मैं। खत्म हो गया आपका सर? अभी कोई लेक्चर नहीं है। कैसी तबीयत सर? ठीक है ना? अभी सबको हो रहा है सर नॉर्मली? हाँ सर, सबको हो रहा है। हाँ हाँ, आपको भी सर हुआ था वो, अभी कुछ खांसी सर्दी कुछ तो था ना अभी रिसेंटली? हाँ, बट मैं टेस्ट नहीं कर रहा सर। हाँ बट वही था। पेट खराब हुआ सर, मैं 3-4 दिन कर्ड राइस खाया है सर। हाँ तो वो कोविड में होता है, कोविड में होता है, दैट्स अ कोविड सिम्टम। पेट भी खराब होता है? हाँ, डिसेंट्री होता है। हाँ सर, सबको अलग अलग सिम्टम होता है, बट कोविड आके चला गया सर? हाँ, दूसरी बार आके गया। डोज लेने के बाद भी? हाँ दोनों डोज लेने के बाद भी हुआ? हाँ, माइल्ड होता है ना, लेकिन फिर उसको ऑनलाइन ही करना चाहिए था। चलिए लाइन ड्रॉ करिए। मेरी कुछ मदद चाहिए सर आपको? वो अपने को बिल का करना है, रिमाइंडर पेज के। वो 4th फ्लोर पर है सर, सुपरविजन इज ऑन 4th फ्लोर। मैं बताता हूँ, रूम नंबर भेजता हूँ। चलिए हो गया, लेट्स स्टार्ट करें। Shall we start? Which question we are doing? We are doing question number 4. शुरू करता हूँ। Please stay. हम रीड करेंगे ऑफ कोर्स, हमको तो फॉर्मेट के हिसाब से जाना है। Asset not specifically placed. ओके, क्वेश्चन देखते हैं अभी। कौन सी एसेट है? इतनी सारी एसेट है, कौन सी एसेट स्पेसिफिकली प्लेज किया है पता है? किधर तो लिखा था, बैंक ओडी इज सिक्योर्ड बाय लीजहोल्ड प्रॉपर्टी। तो बैंक ओडी छोड़ के क्या क्या एसेट है? बैंक ओडी छोड़ के मशीन है, स्टॉक है, बुक डेट माने डेटर है, इन्वेस्टमेंट है, कॉल सिनेरियो भी लिखना होता है, कैश इन हैंड भी है। इतनी सारी एसेट्स है, सबकी वैल्यू कितना लेना है?
मशीन की वैल्यू 90 लेना है, इन्वेस्टमेंट 6 लेना है, स्टॉक 3 लेना है, डेटर्स के बारे में हम रीड कर लेंगे, ठीक है। कैश तो कैश ही होता है, कॉल सिनेरियो सेम आएगा। सो आप भी लिखो, मैं भी लिखता हूं, फिर रीड करेंगे वैल्यू के लिए। पहले एसेट का नाम लिख लेते हैं और जहां क्लियरली अमाउंट दे दिया वो लिख देते हैं। बुक डेट में कुछ डेटा एडजस्टमेंट है तो हम चेक कर लेंगे। मशीन के लिए डायरेक्टली बोला है 90,000 रियलाइजेशन है, स्टॉक के लिए बोला है 3,000 है। बुक डेट में देख लेते हैं क्या आने वाला है, कुछ प्लस माइनस करना है तो बुक डेट में ऐसा कुछ करना है तो। इन्वेस्टमेंट में भी डायरेक्टली दे दिया है। हाँ, कॉल सिनेरियर का अलग से नहीं बोला है कितना रियलाइजेबल वैल्यू है, तो हम मानेंगे जितना कॉल सिनेरियर है वो पूरा ही रियलाइजेबल वैल्यू है, एंड कैश तो वही होता है। अब जरा बुक डेट चेक कर लेते हैं, बुक डेट के बारे में कुछ लिखा है, मैं जरा बुक डेट चेक कर लेता हूं। ये सब इनकम्प्लीट होगा तो आप कंप्लीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बुक डेट के बारे में क्या बोला है? बुक डेट की ये जो है ना वो 90 है, हाँ, बुक वैल्यू। और नीचे क्या बोला है? एंड डाउटफुल डेट 6,000, ओके, आर एस्टिमेटेड टू रियलाइज 3 ओनली। मतलब क्या? बैड डेट 3,000, पहले तो बैड डेट 3,000 है, ठीक है। डेटर्स कितना है बैलेंस शीट में? पहला तो डेटर्स 90 है, उसमें से 3,000 आप तो बैड ओनली, वो तो स्ट्रेट में बैड डेट्स है। एंड 6 डाउटफुल है, पहला तो बैड डेट्स 3 है, वो आउट हो गया। एंड डाउटफुल ऑफ 6 आर एस्टिमेटेड टू रियलाइज ओनली 3। एक तो बैड डेट्स 3 हो गया, वो तो गया। एंड दूसरा जो डाउटफुल 6 है उसमें से भी 3 आएगा, तो कितना नहीं आएगा? कितना नहीं आएगा? 3,000 तो बैड हो गया, एंड जो डाउटफुल है ना उसमें से भी 3,000 नहीं आएगा, 3,000 आ जाएगा। नॉट रिसीव्ड, डाउटफुल नॉट रिसीव्ड 3 है, 6 डाउटफुल है उसमें से 3 आएगा, 3 नहीं आएगा। तो इनऑल अभी डेटा से मनी कितना आएगा? इनऑल डेटा से मनी कितना आएगा? 84। कितना लोग को समझ में आ गया? एस वर्ड टाइप करो जरा, तो मेरे को मालूम पड़े आपको समझ में आ रहा है। कितना लोग को समझ में आया? एस वर्ड टाइप करो। 3 तो बैड हो गया, टोटल बुक डेटा 90 है, 3 तो बैड, भूल जाओ, कुछ भी नहीं आएगा। एंड जो 6 डाउटफुल है उसमें 3 विल कम, 3 विल नॉट कम, तो विल नॉट कम इज 3, तो इन ऑल 90 - 3 नॉट कम 84। चलिए टेक अ टोटल, बाहर लिख दो अभी। ये हो गया asset not specifically placed, ये हो गया asset not specifically placed। फिर लिस्ट बी asset specifically placed। उसमें assets का नाम लिखो, estimated realizable value लिखो, सिक्योर्ड क्रेडिटर का नाम लिखो क्या था, डेफिशिएंसी है तो इनर कॉलम में लिखेंगे, डेफिशिएंसी नहीं है तो बाहर लिख देंगे। इफ यू रिकलेक्ट, वो असेट का नेम था लीजहोल्ड प्रॉपर्टी, और वो क्रेडिटर का नाम था बैंक कोडी। देख लेते हैं बाकी की बात। असेट्स क्या है?
एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, वो सिक्योर्ड क्रेडिटर का नेम और अमाउंट क्या है, डेफिशिएंसी क्या है। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला तो वो बैंक कोड अमाउंट 27 है। ठीक है, वैसे तो बुक वैल्यू ऑफ द लीजहोल्ड 60 है, लेकिन रियलाइजेबल वैल्यू कितना है, 1,09,000 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रियलाइजेबल वैल्यू 1,09,000 है। ठीक है, तो देखो कैसे लिखते हैं। रियलाइजेबल वैल्यू 1,09,000 है और अमाउंट ओनली 27 है, तो डेफिशिएंसी कुछ नहीं है, इनफैक्ट सरप्लस है। ठीक है, अभी मुझे समरी ऑफ ग्रॉस असेट्स बताओ। शॉर्ट फॉर्म लिखो क्या, असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड 192 है, एंड असेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड रियलाइजेबल वैल्यू 109 है। ठीक है, ये समरी है। आगे बढ़ाइए। Now, अमाउंट अवेलेबल फॉर मीटिंग लायबिलिटीज कितनी है, कितना हो गया, 274। अमाउंट अवेलेबल फॉर मीटिंग क्रेडिटर 274 है। ठीक है, अब हमारा नया स्टेटमेंट इसके नीचे स्टार्ट होता है। क्या स्टेटमेंट स्टार्ट होता है, इधर हम लोग लिखते हैं लायबिलिटीज और इधर लिखते हैं ग्रॉस लायबिलिटीज। ग्रॉस लायबिलिटीज नथिंग बट द बुक वैल्यू। यहां से हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट लेक्चर। क्लियर, इज इट ओके? यहां से हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। क्या मैं रिकॉर्डिंग बंद करूं या